जो बैक पेन है हमारा, वो हमारा एक दिन का नहीं है कि आज हमने ज़्यादा काम कर लिया या ज़्यादा कुछ भारी उठा लिया। वो जब हमारी स्पाइन डैमेज हो रही होती है, वो हमारे लॉन्ग सिटिंग की वजह से ही डैमेज हो रही होती है। जब हम लगातार बैठ रहे हैं तो हमें एर्गोनॉमिक एक शब्द हुआ कि हमें बैठना कैसे, हमारी चेयर कैसी होनी चाहिए, हमारी टेबल कैसे होनी चाहिए। विक्रांत जी, मतलब अब मैंने कोई घर नहीं देखा है जहाँ पे 24-25 साल का इंसान भी मिले और कहे कि सब हड्डियाँ सब जोड़ दुरुस्त हैं। हाँ। और कहे कि मुझे कहीं कोई दर्द नहीं है। जी जी। हर एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की देन कह लें या हमारा खान पान कह लें या इन सब का अमेलगमेशन कह लें, फिजियोथेरेपी या फिर पेन किलर। जी मैम, वैसे तो फिजियोथेरेपी ही होनी चाहिए। पेन किलर तो किसी भी प्रॉब्लम का, चाहे कमर का हो चाहे घुटने का हो, ये कोई समाधान ही नहीं है, बल्कि वो आपके दर्द को और दबा देती है, जिसकी वजह से आपके घुटने की कार्टिलेज भी डैमेज हो जाती है, कमर में नसें। मैं देखता हूँ कि लोग सालों साल परेशान रहते हैं। अगर 2-3 महीने का कोई इलाज है, लेकिन लोग सालों साल पेन किलर खाया करते हैं और बहुत सारे टेस्ट कराया करते हैं। और कई इंडियन मिडिल क्लास जो हैं, वो तो मतलब उनके घर का मतलब जो खर्चा पानी है वो खराब हो जाता है। उनके बच्चे ढंग से स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको वो बीमारी हो गई और अवेयर नहीं है, तो उसकी वजह से फिजियोथेरेपी के लिए अवेयर ही नहीं होते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसीलिए एक रैपिड फायर है मेरे पास, फटाफट एक बार में आंसर कीजिएगा ताकि हमारी जनता को थोड़ा इंटरेस्ट आए और जानने की कोशिश करे कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना रेलेवेंट है आज की डेट में। हाँ, और इसके लिए मैं आपसे फटाफट सवाल दागूंगी, आप उनका झट से जवाब दीजिए की कोशिश कीजिएगा। रैपिड फायर कुछ इस तरह से है, हॉट वाटर बैग या आइस पैक? दोनों के अलग अलग इम्पोर्टेंस है मैम। अगर कोई नई ताज़ा चोट लगी है, मोच है, तो उसमें आइस पैक रहेगा, और अगर क्रोनिक कंडीशन है, जो सालों पुरानी दिक्कत है, दर्द है, तो उसमें हॉट वाटर बैग लगेगा। दर्द में आराम करें, मसल्स में स्ट्रेन हो आराम करें या वॉक करें? अभी फिलहाल तो शुरुआत में आराम ही करना चाहिए ताकि वो मसल्स रिलैक्स हो सके, उनमें हीलिंग हो सके। बॉडी खुद की हीलिंग करती है, लेकिन अगर हम वॉक कर रहे हैं या स्ट्रेस दे रहे हैं तो फिर हमें उससे प्रॉब्लम हो सकती है। बल्कि अगर क्रोनिक कंडीशन है तब उसमें वॉक करना और एक्सरसाइज करना। क्रोनिक कंडीशन मतलब लंबे समय से आ रही लंबे समस्या, समय से बीमारी है जो। अच्छा, अगला सवाल है, योग या जिम? योग में सब कुछ है। जिम तो मतलब एक आप मसल गेन करने के लिए करते हो, लेकिन योगा है जो हमारी लाइफ है, बेसिक लाइफ है कि हमारे लंग्स भी सही रहते हैं, हमारी मसल भी सही रहती है, हमारा गट भी अच्छा रहता है, तो पूरी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए। कुर्सी पर बैठना या फर्श पर बैठना? मैम, दोनों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है एज के अकॉर्डिंग। अगर एज ज़्यादा हो गई है, घुटने में दिक्कत है, कमर में है, तो फिर तो कुर्सी पे ही बैठना है, नहीं तो फर्श बेटर है। इंडियन टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट? दोनों में मैम, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट तो हम लोग बीमारी पेशेंट देखते हैं, तो उसमें तो वेस्टर्न टॉयलेट ही ज़्यादा सही रहता है। इंडियन टॉयलेट हमारे गेट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। वैसे सुबह की वॉक या शाम वॉक? सुबह की वॉक। सुबह की वॉक में पोल्यूशन बहुत कम रहता है, और हम लोग अब जहाँ भी रहते हैं पोल्यूशन ऑलमोस्ट हर जगह है ही है, तो सुबह की वॉक में पोल्यूशन लेवल। तकिया ऊंचा लगाएं या पतला लगाएं? तकिया हमें गर्दन के सपोर्ट से लगाना चाहिए, ना कि सर के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि गर्दन का सपोर्ट नहीं रहता तभी सर्वाइकल। ये महंगे महंगे ऑर्थो सपोर्ट वाले गद्दे या फिर हमारे रुई के ट्रेडिशनल गद्दे? जो आपको सूट करे। मैंने तो अपने घर में कई तरह के गद्दे लेके आया हूँ, मुझे को खुद भी दिक्कत हो जाती है, और रुई के गद्दे में बहुत आराम रहता है। लेकिन अगर जैसा आपको, मेरा पेशेंट के लिए यही रहता है कि आपको जो बेटर लगे, बट ये है कि बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। दर्द की गोली या फिजियो, ये तो फिजियोथेरेपिस्ट ही पूरा इंडिया जानता है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आजकल के युवा वेट लिफ्टिंग या जिम जाने के कितने शौकीन हैं, ये सबको पता है, तो उनको जो स्पोर्ट इंजरीज आ जाती हैं या किसी बिना देख रेख में वो जिम में जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अक्सर छोटे बड़े इंजरीज होते रहते हैं। तो इसको लेकर आप क्या सलाह देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, और ये छोटे मोटे इंजरीज को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, किसी नुस्खे से या फिर फिजियोथेरेपी से? क्या कुछ टिप्स हैं वो शेयर कीजिए। देखिए, जो लोग आज की डेट में मैं देखता हूँ कि 18 साल का है, कोई 20 साल का, सबको मसल गेन करना है, या मतलब मान लो कि जिम जाके बॉडी बनानी है, या तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपनी बॉडी के जैसी हमारी बॉडी है उसके बारे में मतलब कोई बिना असेसमेंट किए ही हमने डेड लिफ्टिंग कर ली, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया। मेरे पास दिन भर में रोज 2-4 पेशेंट आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाया और उनको डिस्क बल्ज हो गया, उनकी डिस्क फट गई, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत लंबे समय तक परेशान होना पड़ता है।
मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस हो इस तरह की बॉडी बिल्डिंग के लिए तो अपने जिम ट्रेनर से बात करो, आप किसी अपने फिजियो से बात कर सकते हैं जिनको उस चीज़ के बारे में पूरी एनाटॉमिकल नॉलेज होती है। अब अगर आपकी बॉडी की एनाटॉमी समझते हुए आपको अगर वर्कआउट बताया जाएगा तो वो फिर आपके लिए नहीं बेनिफिट। तो हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे बड़े भैया हैं, इन्होंने बॉडी बना रखी है और हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्यों ट्रेनर के लिए 10-20 हज़ार इतने महंगे महंगे खर्चे करें जो सर्टिफाइड है। नहीं तो वो फिर क्या नाम है, अब ऐसा है कि 10 में से 7 को तो नहीं होगा, लेकिन 3 को जिनको प्रॉब्लम वो हो आपके जाती पास है आ जाएंगे। वो मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन मेरा काम ये है कि मेरे पास अब पेशेंट ओवर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया भर में लोग अवेयर हों और वो ठीक रहे, मेरे पास ना सोनू ने आए। बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि जिम इंजरीज को लो करने के लिए और क्या क्या चीजें लोगों को करनी चाहिए। देखिए मेरा तो ये है कि आपको अगर जिम करना भी है, इस तरह से एक्सरसाइजेस करनी भी है, तो आपको स्टार्ट बहुत मतलब माइल्ड एक्सरसाइजेस से शुरू करना चाहिए। बॉडी एक बार अडॉप्ट कर लेती है इन सारी चीज़ों को तो उसके बाद आप बढ़ा लो, और किसी ट्रेनर के अंडर में ही बढ़ाओ, अपने उसमें मत रहिए, नहीं तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। कितने दिन तक वेट करना चाहिए? जिम में मैंने कोई वर्कआउट किया, मैंने वेट लिया और मुझे हल्का सा पेन हो रहा है और अगले दिन जाने पे वो सेम एक्सरसाइज करने पे पेन हो रहा है। एंड में मुझे कब समझना है कि ये नॉर्मल सोरनेस है या फिर अब मुझे फिजियो देखना है? अगर देखिए मान लीजिए कि आपने जिम गए, आपके घुटने या कमर में नॉर्मली दर्द हो रहा है और मतलब अकड़न वगैरह है, तो उसमें तो आप ठीक है वेट करो, करते रहो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा हो, कमर से पैरों में भी जाने लग गया है, तो इसका मतलब हुआ है कि आपने कोई भारी चीज़ उठा ली और आपका नर्व कंप्रेशन हो गया है, नस दब गई है। तब आपको किसी डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके पूरा डायग्नोसिस और असेसमेंट कराना चाहिए कि हमें आगे करना है कि नहीं करना है वो चीज़। एक रैपिड फायर में स्नेहलता जी का क्वेश्चन था कि सेटिंग पोस्चर को लेकर फर्श पे या कुर्सी पे, ये रैपिड फायर में था। आपने बोला उम्र के हिसाब से अगर युवा है तो फर्श पे प्रेफर करिए, लेकिन जो हम घंटों लगातार ये सिटिंग जॉब करते हैं, 9 to 5 वाली जॉब है, उसमें युवा पीढ़ी है और यूथ ही उस पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो इससे लॉर्डलोसिस जैसी बीमारियां सामने आती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या कुछ सुझाव, या फिर आप जो ऑस्टियोश्योर है उस वो आपकी क्लिनिक इसको लेकर कुछ नया कर रही है या आप लोग कर रहे हैं इस पे? मैम मैं तो पिछले 3-4 साल से जब से सोशल मीडिया कोविड के बाद आया, तो मैंने मतलब पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट नियर अबाउट करोड़ों लोगों को वीडियो बना बना के अवेयर किया इस बारे में कि जो बैक पेन है हमारा, वो हमारा एक दिन का नहीं है कि आज हमने ज़्यादा काम कर लिया या ज़्यादा कुछ भारी उठा लिया। वो जब हमारी स्पाइन डैमेज हो रही होती है, वो हमारे लॉन्ग सिटिंग की वजह से ही डैमेज हो रही होती है। जब हम लगातार बैठ रहे हैं तो हमें एर्गोनॉमिक एक शब्द हुआ कि हमें बैठना कैसे, हमारी चेयर कैसी होनी चाहिए, हमारी टेबल कैसे होनी चाहिए। फिर अगर लगातार बैठे हैं तो मैं क्या, मान लीजिए मेरी जॉब 12 घंटे बैठने की हो गई, तो अब मुझे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? बेसिक 3-4 एक्सरसाइज अगर हम घर में बेड पे लेट कर भी कर लेंगे तो डिस्क को वो न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। डिस्क स्लिप और सैटिका जैसी बीमारियों से भी लोग बच नहीं पा रहे, ज्यादातर सर्वाइकल सर, वो तो बच्चों को भी आजकल मैम इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग की अवेयरनेस है वो बहुत कम है। पेन हुआ तो हम जाते हैं, सबसे पहले पेन किलर लेते हैं, पेन किलर खाते हैं। ये मेरा कैंपेन का सबसे मुख्य उद्देश्य रहता है। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, आपके टीम में भी बहुत लोग हमें जानते हैं, तो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि पहले आप चीज़ों को समझो, पेन किलर मत खाओ। अगर सर्वाइकल है, कमर में गर्दन में दर्द हो रहा है, तो बहुत कम एज में इसीलिए हो रहा है कि हम मोबाइल लिए घंटों ऐसे बैठे रहते हैं। अब वो आज नहीं तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद तो होगा ही। हमें कमर में हम लॉन्ग सिटिंग हम रहती है हमारी, ऑफिस में 12-12 घंटे बैठे हैं, उसके बाद आए बिस्तर पे लेट के मोबाइल चला रहे हैं, तो फिर सियाटिका हो रहा है। तो ये अवेयरनेस से स्प्रेड करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए सबसे पहले तो जो अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, मैं तो पूरे इंडिया से यही। विक्रांत सिंह जी, एक चीज तो मुझे भी लगती है, जो लोग मोबाइल देख के अपने गर्दन में कमर में दर्द कर रहे हैं, ठीक है करते रहे, आपके पास आए, आप उनसे मोटी फीस लें और बकायदा उनको इतनी तगड़ी फीस लें कि उनके घर वाले कहें कि अब नहीं भर पाएंगे, ले तू फोन और चला और जा डॉक्टर को दे पैसे, ताकि उनके घर वालों को चुभने लगे कि या तो लड़का या पैसा दोनों जा रहे हैं
मेरे, हाँ। तब वो फोन दे। उनके लिए तो मुझे आपसे कोई सोल्यूशन जानना ही नहीं है, ठीक है, ठीक। क्योंकि मर्जी से वो झोंक रहे हैं खुद को। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, जो अपना ईएमआई भरने के लिए या दिन रात काम कर रहा है, जो दूसरी कैटेगरी है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मीटिंग पे मीटिंग, कॉल पे कॉल ले रहा है, उसके लिए आप रेमेडी बताइए। मैं एक रेमेडी बता देता हूँ। अगर आपके कमर में दर्द रहता है या घुटने में दर्द रहता है और बेसिक है, मतलब आपके काम काज की वजह से हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप घर आओ, आपको कम से कम 15 मिनट हीटिंग पैड से अपना डेली सिकाई कर लो। ऑफिस घर आ गया है, दिक्कत तो ये है, वर्क फ्रॉम होम। तो घर पे फिर तो और अच्छी बात है, जैसे ही खा लियो अपना घर। नहीं, अच्छी बात नहीं है। मैं आपको वर्क फ्रॉम होम की रियलिटी बताती हूँ। वर्क फ्रॉम होम सिस्टम में ज्यादातर लोगों के पास लैपटॉप है और वो लैपटॉप उनके बेडरूम में है, ऐसे वो घंटों मीटिंग ले रहे हैं। कोई विष्णु जी की तरह क्षीर सागर में लेटा हुआ है, उनका लैपटॉप है, तो वो और तो सर्वाइकल गंदे होना ही position उसमें में है, है, वो और सर्वाइकल उनको पता होना नहीं ही चल है। रहा है। पता चल रहा है मैम, लेकिन लोग अब अंधे हो गए हैं। मतलब मैं भी कई लोगों को बताता तो हूँ। वर्क फ्रॉम होम ने आपके यहाँ की विजिट बहुत बढ़ाई है। हाँ, बड़ा ही है वो तो है। अभी तो मैं अगर दिन भर में पहले 10 साल पहले जब पेशेंट देखते थे हम लोग, तो 50 साल से 60 साल के पेशेंट होते थे। अभी तो 18 साल से पेशेंट शुरू होता हो 30 साल का। मेरी मतलब मुझे बाढ़ आ गई आपके यहाँ। हाँ, वही आते हैं 18 से 30 स्कूल के बच्चे। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग एक मतलब गांव वगैरह जाते थे तो छत से कूद जाते थे, लेकिन अब आजकल के बच्चे बेड पे बैठे बैठे उनको कमर में लेकिन आप ये बताइए ना, सोल्यूशन जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो अवेयरनेस यही है कि वो घर पे सिकाई एक्सरसाइज करे, और अगर उन्हें कुछ भी थोड़ा दिक्कत लग रही है तो उनको जाके कोई पेन किलर नहीं लेनी है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, वो उनको पूरी चीज़ें असेसमेंट करके ट्रीटमेंट बता देगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको जाके फिर महंगी। नहीं, लेकिन ये ठीक कर, आप ठीक करेंगे वो फिर से खराब करेगा, फिर आएगा, ठीक करेंगे खराब अब वो होगा। तो मैम, वही ना मैं वो जो जानना चाहती हूँ। झेल रहा है उसको तो अवेयर होना पड़ेगा अपने लिए। अगर वो करे क्या वो, ताकि ये प्रॉब्लम आए ही ना। अगर वो डेली, अगर उसके जो भी उसकी लगता है कि उसका सेंट्रल पॉइंट है, मतलब अगर लॉन्ग सिटिंग है, मगर मान लीजिए बैठना ही है, तो फिर कमर की 2-4 एक्सरसाइजेस वो यूट्यूब से भी देख सकता है। और क्या लिखूं, अगर मैं सर्च करना चाहूं तो मुझे क्या लिखना होगा? हाँ, उसमें अगर आपको अगर अवेयरनेस मतलब एक्सरसाइजेस चाहिए कि सिंपल एक्सरसाइजेस फॉर बैक पेन भी लिख सकते हैं, और क्या नाम है, होम सिटिंग जॉब, फॉर सिटिंग जॉब, ऐसे भी लिख देंगे तो आ जाएगा। अब तो एआई है, आप अपनी कोई भी क्वेरी डाल दो, वो पूरा आपको सिस्टम वाइज सारी चीजें। अरे सर, एआई भी तो जरूरत से ज्यादा समझ गई है हम लोगों को। बियॉन्ड ऑफ दिस मैंने गो थ्रू किया कि आपका जो क्लिनिक है, ऑस्टियोर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऑस्टियोर आपकी तरफ से बहुत सारे ऐसे, आपका जो टैगलाइन है हर कदम का साथी, उसको देखते हुए आपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं स्पेशल। जी जी। तो जो आपका केयर प्रोडक्ट्स है, जो कॉम्बो है, वो काफ़ी मतलब बजट फ्रेंडली है। इवन मिडिल क्लास फैमिली भी वो आराम से अफोर्ड कर रहा है, मैंने देखा। 1599 समथिंग। ओके, तो इसको ठीक, हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट खरीदना काफ़ी है, या उसको देखते हुए कैसे केयर करना है, कैसे क्या कुछ? देखिए, हमारा जो मैम जैसे बोल रही थी वर्क फ्रॉम होम, वो तो काम, अगर पेट है, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो शायद आपने इन चीज़ों को देखते हुए ही अपना कॉम्बो लॉन्च किया है, तो उसके क्या कुछ फायदे हैं, और उस कॉम्बो को लेने के साथ साथ और भी क्या प्रिकॉशंस हमें लेकर चलना है, ये सब कुछ बताइए। मैम देखिए, ऑस्टियोश्योर जो है वो प्रोडक्ट हमारा नी की सपोर्ट के लिए है, ठीक है। उसका क्या बेसिक फंडा है कि मैं जब क्लिनिक में मैम पिछले 10 सालों से, सबसे पहले बताइए वो किसके लिए है? वो जिनको घुटनों में दिक्कत है, जिनको घुटनों में आर्थराइटिस से जो लोग सफर कर रहे हैं, आर्थराइटिस, मेनली आर्थराइटिस है। होता क्या है कि हमारे घुटने में मीडियल कार्टिलेज पे ज़्यादा वेट पड़ता है, 70%, ये सब लोग समझ लीजिए। तो शायद गठिया बच जाए, आपके परिवार में भी अगर लोगों को होगा तो बच जाएगा। भाई कार्टिलेज थोड़ा आसान कर दूं, ये हड्डी की मुलायम बहन है। हाँ, जो हमारे घुटने के बीच में एक तरह से गद्दी होती है, उसी को कार्टिलेज बोलते हैं। जो मीडियल कार्टिलेज होती है, 90% इंडियन के मीडियल कार्टिलेज पे ही 70% बॉडी का वेट आता है। अब अगर जो मीडियल कार्टिलेज है वही धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, और उसी पर ही वेट पड़ता है। समझ रही है बात, कि वेट भी उसी पे पड़ रहा है, डैमेज भी वही हो रहा है, और बाहर वाला ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब पेशेंट ने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसको सबसे पहले दी गई पेन किलर, की पेन किलर खा लो, तो वो कार्टिलेज और तेजी से डैमेज होगी, और अब पता भी नहीं चल रहा है कि डैमेज हो रही है। डैमेज होते होते पूरी कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, और
फिर पेशेंट को बोला लेकिन ये जाता डैमेज है होने के पीछे मीडियल कार्टिलेज के सिर्फ वजन ही जिम्मेदार होता है या फिर कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ लोगों की जेनेटिक जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला? रूमेटॉइड आर्थराइटिस 10% में है, बाकी ऑस्टियो आर्थराइटिस ही 90% कॉमन है। और सिर्फ आजकल जो भारत में गठिया के सबसे संभावित पेशेंट हैं वो 50-60 साल के लेडीज हैं। अब वो उनको क्या है कि पोस्ट मेनोपॉज वाली, हाँ हाँ जिनकी माहवारी बंद हुई, उनको ज्यादा गठिया का चांस है जी। अब उनमें क्या है कि उनको ठीक से अवेयरनेस ही नहीं है। उनको पता है कि घुटने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर हमको दवा देगा, उनको कारण नहीं पता। तो नहीं, पहले घर वाले ताने देंगे, अरे बुढ़ा गई हो, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, चल लो, थोड़ा घूम लिया करो। सिकाई करो, रहने दो, अभी ये तो टाइम है, एज का फैक्टर है। बट यही है कि वो गोल्डन टाइम होता है जब हमारी घुटने का डैमेज 4 स्टेज में होता है। तो फर्स्ट और सेकंड तो कंफर्म है कि बहुत अच्छे से उसको ठीक किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और हमें आगे चल के सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। उसी टाइम पे ये हमें ऑस्टियोश्योर फुट, मतलब एक तरह का लेटरल वेज फुटवेयर होता है, चप्पल होती है जिसका एक सिरा बाहर से उठा होता है और वो घुटने का जो हमारी बॉडी का वेट घुटने में पड़ता है वो उसको मैनेज कर देता है। यानी कि बाहर की साइड हमारा वेट ज़्यादा आने लग जाता है, अंदर की कमी। उसके बाद फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइजेज होती है और ये ठीक हो जाता है। तेल जो आपका अपना ऑस्टियोश्योर का तेल है तेल बनाने का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो अब इतने साल की प्रैक्टिस में हमने डॉक्टर साहब आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ जब किसी के घुटने के भीतर दर्द होता है, आप कह रहे हैं कि घुटने की दोनों हड्डियों के बीच में एक मुलायम हड्डी जिसे कार्टिलेज कहते हैं, ये कौन सा तेल होता है जो उसमें पेनिट्रेट करके वहां फायदा दे देता है? हाँ, ये सवाल है, ये सब लोग सुन लीजिए। देखिए, तेल कोई भी लगा लो फायदा नहीं होगा, जितनी दवाइयाँ खा लो फायदा नहीं होगा, जब तक कि हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा। मान लीजिए एक साइड मेरे घाव है, उसी पे मेरा वजन भी पड़ रहा है, हम उसी पे खड़े हैं और उस अच्छा खड़े हैं वो ठीक है, फिर उसी से हम सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, यानी कि मूवमेंट भी कर रहे हैं। तो अब मूवमेंट अगर हमारा हो रहा है तो कोई भी घाव इस तरह का कभी ठीक नहीं होता। तेल का बाजार इतना गुलजार कैसे है? तेल का बाजार गुलजार इसलिए है क्योंकि लोगों को, जो मैंने बताने की कोशिश की कि इस टाइम जो मार्केट में सबसे बड़े कस्टमर इस चीज़ के हैं वो करीब 40 से लेके 60 साल 70 साल के बुजुर्ग लोग हैं। इन्होंने मोबाइल नया नया शुरू किया है, तो वो क्या करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है फिजियोथेरेपी का, तो अवेयरनेस ही नहीं है। वो फिजियोथेरेपी तब आती है जब वो उनका डैमेज हो चुका होता है और सब जगह से वो लुटा चुके होते हैं। बियॉन्ड ऑफ फिजियोथेरेपी क्या करते हैं मोस्टली पेशेंट की, सबको पता है कि जो हड्डियों का जो मेन सोर्स है वो कैल्शियम और विटामिन डी है, तो वो क्या कर देते हैं कि लेना शुरू कर देते हैं बाजार में, मेडिकल स्टोर से विटामिन डी और कैल्शियम आमतौर पे लोग सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो ये बिना डॉक्टर के जांच परख और बिना डॉक्टर के सुझाव के सवाल किया कितना कैल्शियम भाई, कितना डेंजरस है। अब देखिए, मैं पर्चा अगर किसी पेशेंट का देख रहा हूँ और वो 4 साल से इलाज कर रहा है तो उसके किडनी में स्टोन हो जा रहा है, और वो क्योंकि जितने भी डॉक्टर बदलता है वो कैल्शियम दे रहा है। भाई बॉडी में कैल्शियम की नीड कितनी है उतना देखो ना। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सही अगर हम अपना ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले तो अगर घुटने में दर्द है तो एक्सरे होना सही सबसे इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि जहाँ हम फेल कर जाते हैं इंडियंस कि हम दवा पहले लेते हैं और डायग्नोसिस तब होती है जब वो दवा से कंट्रोल नहीं होता है। और उसी चीज़ों को हमने फॉर्मूला करके एक ऑस्टियोश्योर कॉन्सेप्ट बनाया है। इस कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य मैं 1 मिनट में बता देता हूँ क्या है। आपको घुटने में दर्द है तो आप सबसे पहले हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे केवल अपना एक्सरे करा के भेज दो। आपको, अब मैं उस चीज़ का 13-14 साल से काम कर रहा हूँ तो वो एक्सपर्ट तो हो ही गए, तो हम एटलीस्ट एक्सरे देख के तुरंत बता सकते हैं कि भाई ये आपको ये दिक्कत है। और फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मुझे पूरी समझ है बायोमैकेनिक्स की कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। अभी भी मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि फिजियोथेरेपी भी तो एक बाहर से दी जाने वाली हीट और ये सारी प्रोसेस है। हाँ। और आप बात कर रहे हैं कि कार्टिलेज 2 हड्डियों के बीच में मुलायम सा एक हड्डी की बहन जिसे कह लीजिए आम भाषा में, तो फिजियोथेरेपी कैसे वहां पहुंचती है? मैम, फिजियोथेरेपी हीलिंग को प्रमोट करती है, ठीक है। अगर कहीं हमारे घुटने में, तो फिजियोथेरेपी सिर्फ कोई मशीन लगाना नहीं है। जैसे मैंने फुटवेयर की बात की, फुटवेयर ने क्या किया कि बैलेंस कर दिया पैर को। आपको पता है कि 95% अगर किसी डॉक्टर को या उसके घर में किसी को होगा
तो सबसे पहले वो अपना फुटवेयर चेंज करेगा, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस मीडियल कार्टिलेज को ही ज़्यादातर डैमेज कर होता और है। हम महिलाओं की मजबूरी ये हील जो पहन के चल रही हैं। मैम वो तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो फुटवेयर के बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, और अब तो महिलाएं जूते पहने कुछ भी पहने, अब तो फैशन है, आपने जो पहन लिया वही फैशन है। ये बड़ी हम लोग अच्छी को चीज़ है। सोचना पड़ता है, आप अगर साड़ी पे जूता पहनेंगे तब भी फैशन है। आप क्रॉक्स पहन नहीं सकते। ना मैं आज नहीं की पहन डेट में सकता, मुझे तो इतना- यही पहन के जाना पड़ता है। आज के डेट में इतना मॉडर्न हो चुके हैं हम, स्टिल हमें सर्जरी से बहुत डर लगती है। स्टिल सर्जरी से तो डरना चाहिए। सर्जरी में मैं क्या अगर बात कर रहे हैं, ये जो घुटना ट्रांसप्लांट होते हैं, तो ये क्या डरने की बात है इससे? नहीं मैम, अगर वो हमारी कार्टिलेज पूरी डैमेज हो जाती है, जिसको फोर्थ स्टेज बोलते हैं, तब तो हमें करना ही करना है। मेरा काम उसी चीज को आपको अर्ली एज में, आपको आज घुटने में नहीं दर्द हुआ कि आज शाम को दर्द हुआ, कल सुबह ऑपरेशन कराना है, आपको तो 2 साल बाद ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब एक बहुत जरूरी चीज जो आपसे मतलब हम लोग मिस कर गए, फुटवेयर के बारे में थोड़ा और बताइए ना, कि फुटवेयर से कैसे आप ठीक करते हैं? क्योंकि देखिए हर कोई जूता पहन रहा है, जूते पे अच्छा खासा बजट खर्च हो रहा है, लेकिन क्या पहन ले कि कम से कम घुटने बचे रहे? देखिए ये क्या होता है कि मतलब वही पे बात मैं कर रहा था कि जब आपका कोई एक्सरे हमारे ऑस्टियोश्योर में आता है, तो हम बायोमैकेनिक्स के तरीके से समझते हैं कि कार्टिलेजेस पे, किस कार्टिलेज पे कितना वेट है। मान लीजिए कि आप दोनों हो, ये बीमार है और काम भी इन्हीं से कराया जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको काम दे दिया जाए तो इनके ठीक होने की, रिकवरी होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने कहा ठीक है तू आराम कर, मैं काम कर लूंगा, मैं वेट उठा लूंगा, तो इनके चांसेस ठीक होंगे। लेकिन आपने कहा नहीं जी ऐसा है कि आप दवा खाओ, और दवा भी मैंने पेन किलर दी आपको, नहीं। अब आपके डैमेज होने के चांसेस बढ़ेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये समझ रही हूँ कि अच्छी चप्पल से और एक प्रॉपर चप्पल से आपने बायोमैकेनिक्स इसको- बैलेंस कर दिया, इसको मैं समझा देता हूँ। डेली लाइफ में डेली लाइफ में देखिए मैम, इसीलिए डायग्नोसिस जरूरी है। मतलब जो ऑस्टियोश्योर फुटवेयर है वो एक आम आदमी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए डॉक्टर सोल्स आती हैं, चप्पलें आती हैं, सॉफ्ट कुशन वाली आती हैं, उसको आप पहने, उसके लिए ऑस्टियोश्योर नहीं है। आगे फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग करें, अरे प्लीज बनाइए, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारी जो है फुटवेयर है वो लेटरल वेज है, बाहर से थोड़ी उठी होती है, जिससे वेट डिवाइड होता है लेटरल कार्टिलेज पे। और यही काम हर डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक या कोई भी डॉक्टर होगा तो वो पेन किलर नहीं खाएगा, सबसे पहले अपनी फुटवेयर चेंज करेंगे। हम लोग जब डॉक्टर कम्युनिटी में बैठते हैं तो हम लोग जानते हैं, और फिर पेशेंट के बारे में क्या कहा जाए। हंसी भी आती किसी किसी पेशेंट को कि मैं साइंस से समझा रहा हूँ, यहाँ भी बैठ के समझाऊंगा, अभी 10,000 लोग ये वीडियो शाम को देख भी लेंगे, लेकिन उसमें से 50 लोग कहेंगे अरे डॉक्टर साहब ये चप्पल तो हमको महंगी लग रही, दवाई दे दो हमको बढ़िया। तेल लगाने के लिए हाँ, बहुत तेल दे बोलते दो, हैं, पता दवाई नहीं, दे हम दो। समझ नहीं पाए अभी तक, इसीलिए आपसे भी कहलवा रहे हैं। तेल देखिए मैम, अगर क्या नाम है, ऐसे कई आयुर्वेदिक तेल हैं जिनमें इंग्रेडिएंट होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, और क्या नाम है दर्द को कम करते हैं कि सुन्न करते हैं? मैम कम करने वाले भी होते हैं, सुन्न करने वाले भी होते हैं, लेकिन तेल का कॉन्सेप्ट प्रॉपर एक्सरसाइज, सिकाई और फिजियोथेरेपी के साथ बेटर है, ना कि हमने तेल लगाया। और हाँ, सुन्न करने वाला अगर कोई क्लेम कर रहा है कि तेल से ठीक होगा, तो वो सुन्न करने का, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि ये दवा खा लो दर्द की या किसी चीज़ की, या कोई ऑनलाइन दवा बिक रही है, मैं कन्फर्म कह सकता हूँ या तो उसमें आयुर्वेदिक तरह की या कोई और तरह की पेन किलर जरूर होगी जिससे वो दर्द कम हो जाए। घुटना ऐसे ठीक नहीं होगा, इसको आप बहुत मतलब उससे समझ लीजिए। मैंने 13 साल के अनुभव में 10-15 हज़ार पेशेंट देखे होंगे जिनका जानते हुए भी डैमेज होता चला गया, और क्या नाम है उन्होंने कभी भी अपना सही डायग्नोसिस नहीं कराया, ना उस ट्रीटमेंट पे पहुंच पाए। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे पहचाने? मैम वो एक्सरे में क्या होता है कि एक्सरे आप भी, मैं बता दूंगा आप तुरंत समझ जाएंगी। जब आप घुटने का एक्सरे देखोगे तो देखेंगे कि बीच में दोनों हड्डियों के बीच में गैप होता है। हाँ, वो एक गद्दी जैसी हाँ, होती है। गद्दी जैसा होता है, लेकिन एक्सरे में वो गैप दिखता है, क्योंकि एक्सरे में हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो नहीं दिखते हैं और बोन्स दिखती हैं। तो अगर दोनों हड्डियों के बीच में गैप ठीक है तो आप निश्चिंत रहे और अपना घर पे एक्सरसाइज सिकाई कर लें और वो सही रहेगा। लेकिन अगर अंदर की साइड का गैप कम होना शुरू हो गया है, जिसके लिए हमने अवेयरनेस वीडियो भी बनाए और कम से कम लाखों करोड़ों लोगों ने देखा भी है, बहुत लोगों को समझ में भी आया, तो अंदर साइड की अगर कार्टिलेज डैमेज होने लग गई है तो आप भी देख के तुरंत बता दो कि भाई अपनी फुटवेयर चेंज कर ले तू, और जाके किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल ले, और क्या नाम है बायोमैकेनिक्स के तरीके से अपना कुछ ट्रीटमेंट करो, केवल दवा मत खाओ।
देखिए अक्सर लोग घुटने के दर्द या हड्डियों या जोड़ों के दर्द को बढ़ती उम्र का असर मानते हैं कि उम्र बढ़ रही है तो ये लाजमी है, दर्द होंगे ही होंगे जोड़ों में। लेकिन आजकल जो कैल्शियम और विटामिन की कमी की वजह से एक नवजात शिशु को भी हड्डी कमजोर हो रही है उसकी, और तरह तरह के उस पे रोग पाए जाते हैं। तो इसको आप क्या मानते हैं कि महज एक उम्र का नाम दे देना चाहिए, या किस उम्र पे नुस्खा छोड़कर? भारत में मिलावट का जो है ना बाजार बन गया है कि नाम किसी फ्रूट को, नाम किसी सब्जी को। मेरी छोटी बेटी है और मुझे डर लगता है कि मतलब अभी जब कुछ दिन पहले अलग अलग तरह से न्यूज़ आती, कोई इंजेक्शन लगा रहा, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एक काम करते हैं, हम एक खेत ले लेते हैं। आप सोचिएगा किस तरह की बात एक डॉक्टर कर रहा है जो दिन भर बिजी है। स्पेशली दूध को लेके तो कितनी दूध वाली बात मैं बता रहा कहाँ से आएगा हूँ, कैल्शियम? मैं दूध की बात बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले बोला कि एक काम करते हैं, एक भैंस पाल लेते हैं। तो उसने कहा कि एक काम करना, सुबह तुम चरा भी आना। तो हमने कहा यार इतने बड़े डॉक्टर को तुम ऐसी बात कर रहे हो। इंडिया जैसे देश में जो कि फार्मिंग पे अभी भी कृषि प्रधान देश है भारत, इस भारत में भी आप बोल रहे हैं कि खाने की चीज में मिलावट। असल में ग्रीड बहुत बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों। मतलब अगर मेरे जेब में 10,000 रुपए है और मेरी नीड 2,000 रुपए है, तब भी आदमी को 20,000 मतलब आपकी 50,000 चिंता जो जाहिर थी वो कई पेरेंट्स के अपने बच्चों के लिए है कि इन बच्चों को हम दूध पिलाएं तो डर लगता है इसमें यूरिया मिला है। हाँ। अब आए दिन रिसर्च पहले कहते थे केले में कैल्शियम है, अब लोग कहने लगे कि भैया कितना 1 दर्जन केला खिला दोगे अपने बच्चों को। पेस्टिसाइड, अब मलियाबाद साइड हम गए थे, हमें लगा आम ले लें। अब आम में डर लग रहा है कि अभी जैसे कि कई कार्बाइड से पका है, तो वो सारी दिक्कत है। अब मुझे अपनी बेटी को खिलाने में डर लगता है, तो मैंने यही बोला कि एक काम करेंगे, हम लोग खुद ही अपने पेड़ लगा लेते हैं। कितना चैलेंजिंग है एज अ डॉक्टर, आप भैंस पालने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो ना कि एज अ फादर मुझे क्या ऑप्शन बच रहा है कल को मेरी बेटी की तबीयत खराब। बच्चों को कितना कैल्शियम मिलना चाहिए, और कैसे हम लोग आम जैसी ये बच्ची है, इसको दिन भर में इसके कैल्शियम की नीड कितनी खाने से पूरी हो सकती है विदाउट सप्लीमेंट, क्या होना चाहिए? मैम देखिए, अभी जैसे क्या है कि ये इतना छोटा बच्चा है, चबाने लगा है, खाने लगा, इसको 4 से 5 साल तक का हो गया। तो इनको क्या नाम है, जैसे हमारे यहाँ तिल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको मैश करके हमने कोई चीज बना दी। तो जो भी प्योरली घर में हमें पाई जाने वाली चीजें हैं, आप उनसे भी चीजें मतलब वो चीज पूरी कर सकते हैं, लेकिन बाहर की चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। यानी केला खिला लिया, रागी जो बहुत हाँ, रागी अच्छा खिला सकते लोग बताते हैं, रागी खिला दिया, केला खिला दिया, दूध दही मक्खन जो भी है। हाँ, जो आप बेटर और साफ सुथरा पा सकते हैं। और ज़्यादा नहीं तो फिर ब्रांडेड लीजिए। जैसे मुझे लगता है कि मैं अगर पनीर खाता हूँ तो अमूल का खाता हूँ, अब उसमें मुझे ट्रस्ट है, लेकिन लोकल मार्केट में मुझे ट्रस्ट नहीं है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ा बहुत हम सप्लीमेंट की बात करेंगे आपसे कि देखिए सबकी बॉडी अलग अलग है ह्यूमन में। तो होमोसेपियंस में बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों को मल्टीविटामिन्स में क्या क्या लेना चाहिए, और उसमें क्या कुछ डिफरेंसेस कैसे होने चाहिए, या क्या लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, डाइट से पॉसिबल जरूरी भी है या नहीं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे आयरन हो गया और कैल्शियम हो गया, इनकी जो नीड है बॉडी की, जब एक बार आपको अगर लग रहा है कि थकान रहती है, कमजोरी लग रही है, परेशानी रह रही है, तो आप इसका एक कंप्लीट अपना मेडिकल चेकअप करा लीजिए, और उसके बाद जो चीज़ें कम हैं उन्हीं चीज़ों को आप कंज्यूम करिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं विटामिन B12 कम है, और कई बार वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। B12 ज्यादा है? हाँ, वो लोग कौन होते हैं जिनमें ज्यादा है? मैम, कई लोग होते हैं, कई पेशेंट को मैंने देखा ज्यादा होता है, और ज्यादा हो जाने पर भी दर्द हो रहा है। ज्यादा किस कंडीशन में होता है? मैम, ओवर जैसे दवा खा रहे हैं तो अब दवा खाए जा रहे हैं। क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं उसके? जैसे कम होता है तो मैंने खुद फील किया है, मैं खुद इसकी रह चुकी हूँ, मैंने खुद सफर किया है। मुझे पिंक रंग से एलर्जी हो गई थी, मुझे नफरत हो रहा था जो लोग पिंक पहनकर खड़े हो रहे थे, या कहीं भी चटक रंग दिख रही थी। तो क्या कुछ वो आंखों को मतलब लग सकता है कि चटक कलर, या सर में दर्द होना और वीकनेस लगना, ये पिंक कलर से नहीं। ज्यादा होने के क्या कुछ लक्षण है? नहीं, ये तो कम के लक्षण है। अच्छा, हाँ, तो मैं ज्यादा होने का ज्यादा होने के मैम बॉडी में पेन रहने लग जाता है, जॉइंट्स में अलग अलग जॉइंट्स में पेन होने लगता है, क्योंकि फिर उसी के जो कंटेंट होते हैं वो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, और मूवमेंट करना दिक्कत करने लगता है। थोड़ा क्रिस्टलाइज होते होंगे। वो फिर से वही जो मुलायम गद्दी वाली हड्डी की बहन है, ना, वो तो फिर अब घुटने का तो बात अलग है। जो
हर जॉइंट में अच्छा कार्टिलेज डॉक्टर है। साहब, अब एक सवाल ऐसा जो मेरे साथ साथ तमाम हाउसवाइफ भी फील करती हैं। हमें ये लगता है हमने पूरे दिन सुबह से खड़े खड़े काम किया है, किचन से लगाए, घर पे लगाए, लेकिन ज्यादातर रात में सोने से पहले महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये पैर में जो दर्द है, खासकर एंकल पे या फिर कईयों के घुटने में, उन्हें लगता है कि अरे हम तो इतना काम करते हैं, ये थकान है। थकान वाले दर्द को या फिर अपने वही कार्टिलेज के घिसने वाली दर्द को कैसे मैम, सेग्रीगेट ये करें? क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, अगर एक लक्षण बहुत जरूरी है समझना कि आपके कमर में दर्द हो रहा है और ज़्यादा होता है, तो भी आप घरेलू नुस्खा सिकाई करके मालिश कर लीजिए। लेकिन अगर कमर से लगातार, ज़्यादातर महिलाओं में ये काफ मसल में पेन होता है या पैर के पंजों में चींटी काटने जैसा लगता है, या फिर हील्स के ऊपर ये एरिया जो हाँ, है। हिल्स में होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर कुछ दिन के आराम से, आपको अगर रेस्ट से ओवर काम मत करिए, सिकाई कर लीजिए, बाकी कुछ एक्सरसाइजेस कर लीजिए, लेकिन अगर आपको ये सब करके आराम नहीं मिल रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाके पहले डायग्नोसिस कराएं, दवा के भी चक्कर में ना रहें, डायग्नोसिस करवाएं। अगर कुछ नस दब रही है, ज़्यादातर आपकी एज में अब जो मैं देख रहा हूँ कि अब आज की डेट में जो 30 या 25 से लेके 45 की एज के बीच की जो लेडीज़ हैं, उनमें नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत आ रही है और वो सोचती है मेरे काफ में दर्द है, बहुत छोटी बात है। तो ये सारी चीज़ें बाद में बहुत परेशानी पैदा लेकिन कर क्यों देती हैं। बढ़े ये केसेस? क्यों है नर्व कंप्रेशन, यानी मैम, नस के दबने वाली घटना क्यों बढ़ी है? डिस्क का न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो हमारा सही खान पान होना चाहिए। एक तो घी भी है, दूसरा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। मतलब पानी आप दिन भर में कम से कम 4-5 लीटर पियो। और जो लेडीज़ हैं आपके जैसे में, तो मैंने देखा है कि 1 लीटर पानी उनके लिए दिन भर में काफ़ी रहता है। जो लोग करते होंगे, नहीं तो ज़्यादातर एक काम के चक्कर में ध्यान ही नहीं है। हाँ, एक सिप ले लिया और उसके बाद 1 गिलास पानी सामने रखा, वही पूरा दिन चल गया। विक्रांत जी, अभी आपने जो कुछ भी बताया वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन वी आर मूविंग टू योर ऑस्टेश्योर। जो आपने चप्पल और तेल या जो भी आपका कॉम्बो पैक है, उसमें आपने जॉइंट और इन सब चीज़ों के लिए बताया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डायबिटीज़ और बीपी, लो बीपी और हाई बीपी के पेशेंट हैं। क्या उनके लिए भी ये कॉम्बो पैक फ़ायदेमंद है? मैम, उनके लिए तो डायरेक्टली फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जिनको उनको भी फिजियोथेरेपी की नीड पड़ती है। मैंने फिजियोथेरेपी की डायबिटीज वाले पेशेंट को देखा है कि दे नीड टू या तो उनको पड़ती है, क्योंकि जब हमें डायबिटीज होता है तो हमारी बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। बीपी में भी ऐसा ही रहता है, क्योंकि बीपी में हमारे नसों पे असर पड़ता है, तो तब जाके इनडायरेक्टली तो हाँ, यस, हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर क्या नाम है, जैसे आपने कहा कि कॉमनली है कि हमें घुटने में दर्द है या एड़ी में दर्द है, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अपनी फुटवेयर जरूर चेंज लेकिन आप करनी एक चाहिए। लेमैन को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, जिनको कि ये पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज है या हमें लो बीपी या हाई बीपी से सफर कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी भी हमारे लिए एक है ऑप्शन? मैम देखिए, ले मैन के लिए तो ऑप्शन सिर्फ इतना है कि अब वो फिजियोथेरेपी तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया में बेसिक 10,000 रुपए से लेके 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक का खर्चा है। Okay. बट तो ये है कि वो जाके कंसल्ट कर सकता है किसी अच्छे वेल बीइंग डॉक्टर से। और हम लोग क्या, तो जो गरीब आदमी आता है, हम उसको पूरा ट्रीटमेंट ही घर के लिए बता देते हैं कि भाई अरे आप क्या ऐसे कितनी ऐसे अच्छी बात है। तो हम, ये मेरी टीम बैठी है, मतलब अगर गांव से आया है, सब कैसे संपर्क करेंगे गांव वाले अगर आपको हाँ, देख कैसे लिए तो? पहुंचे आप? वो मेरा डॉक्टर विक्रांत सिंह गूगल पे सर्च कर लें, उन्हें मिल जाएगा ओके। मेरे बारे में सब कुछ। डॉक्टर साहब एक बार फिर से वो कंटिन्यू कर दीजिए, जैसे कि औरतें पानी कम पीती हैं, हाँ, तो पानी अगर कम पी रहे हैं तो आपके अंदर तो बहुत नस कैसे दबने लग जा, मतलब नस दबने की प्रॉब्लम या बहुत सारी प्रॉब्लम? वो मैम, जो डिस्क है ना, वो हमें उसका सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन चीज़ जो है वो ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट ही है। तो अगर जो पानी कम पी रहे हैं तो हमारी डिस्क सूखने लग ही जाएगी, और डिस्क सूखने लग जाती है तभी हम सोचते हैं कि भाई हमारे जकड़े नकड़े ने ठीक हो जाएगा, वही चल के आगे नस दबने का प्रॉब्लम बन रहा है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे इसका तो हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब कितना ही कमा लूँगा तो कम से कम सोसाइटी के लिए कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अब आप ये सोचिए ना कि 1600 रुपये में हम घुटने का इलाज बता रहे हैं, मेरे लिए तो एक पेशेंट ही 50,000 रुपये का है, तो हम 50,000 वाला सोचो, मार्केटिंग करेंगे तो 50,000 वाला भी आएगा। लेकिन मेरा ये है कि
मैंने कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी माँ को गठिया हो, और मैं ये नहीं चाहूँगा कभी किसी और की माँ को भी गठिया हो। तो एटलीस्ट शुरुआत से आपने बोला concept- फिजियोथेरेपी महंगा है, मैंने पूछा कि लेमैन के लिए या फिर मिडिल क्लास, महंगा तो है। आपने बोला थोड़ा लेकिन महंगा डॉक्टर है। साहब गोल्डन नगेट ये है कि घर में काम करने वाली औरतों को अगर कोई प्रॉपरली आपको डॉक्टर के पास माँ को बीवी को लेके नहीं जाना है तो याद दिलाओ कि तुमने पानी पिया क्या, जो सबका ध्यान रखती है कम से कम एक काम कीजिए, सही उसे बात दिन है। भर में 4 बार याद दिलाए कि मम्मी बैठो पानी पी लो, या बहन बैठो पानी पी लो, भाभी बैठो पानी पी लो। अगर आप में 4 लोगों ने 4 बार भी उसको 4 ग्लास पानी पिला दिया और वो अपने आप से जो पी रही है, तो डॉक्टर बहुत- साहब ये बहुत- H2O बहुत सस्ता सारे। सुंदर टिकाऊ उपाय, हाँ, नस हाँ, नहीं हाँ। सूखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, रस नहीं सूखेगी, कार्टिलेज में डैमेज कम हो जाएंगे। और आप समझ रहे हैं कि जो ये कम पानी पीना का तरीका है यही हमारी कार्टिलेजेस को डैमेज कर रहा है। हाँ पी लीजिए। ठीक है, आप तो देखिए, हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने बोला फिजियोथेरेपी महंगी है, और मोस्टली हम देखते हैं कि मेनोपॉज के बाद जो कि एज होता है एक कॉमन लेडी का आफ्टर 50, राइट, तो आफ्टर 50 जो कामकाजी महिलाएं भी होती हैं, एक तरह से वो रिटायर करने लगती है अपने जॉब से, तो वो उनके पास फाइनेंशियली चैलेंजेस भी आते हैं, और ऐसे में उनको फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, और आपने बोला महंगा है, तो हम उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? मैम एक तो ये है ना कि सबसे पहले किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओ तो अपनी डायग्नोसिस के बारे में पूछना, ये इंडियन की बहुत बड़ी खराबी है। मेरे पास पेशेंट आता है 10 साल हो गए होते हैं, मैं पूछता हूँ क्या दिक्कत है, कहते हैं डॉक्टर साहब रिपोर्ट में देख लो। तो अगर मैं रिपोर्ट में देख के उसको ना समझाऊं तो उसको पूछना भी नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस की कि उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्हें बीमारी क्योंकि क्या वो- है। डायग्नोसिस करवाइए, उसके बाद आपको खुद ही इतने ऑप्शंस आ जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया है, नेट है, आप घर में बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डॉक्टर हैं। और अगर वो ट्रीटमेंट बता रहा है तो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से डॉक्टर डॉक्टर को साहब बता बहुत सकते बहुत हैं। शुक्रिया, आप जैसे डॉक्टर भी कम है जो इतने प्यार से समझाएं। बाकी लोग कहते हैं तुम डॉक्टर नहीं हो, हम डॉक्टर हैं, ऐसे घूरते हैं, उसके बाद अगला सवाल वहीं जिप अप हो जाता है। तो ये सेशन मेरे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत फ्रूटफुल था। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शायद उन थैंक तमाम यू, दर्शकों थैंक्स के अ लिए लॉट। भी।